नमस्कार, एनडीटीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया और इस वक्त हम रिंग के आसपास हैं और लोकसभा चुनाव जो है उसका जो परिणाम है वो भी सामने आ चुका है। लेकिन इन चुनाव परिणामों में हुआ क्या, आखिर कहां एनडीए पिछड़ा और कहां पर इंडिया गठबंधन को बढ़त मिली, वो चुनाव परिणाम आपके सामने रख देते हैं। और अभी भी जो मतगणना है कई सीटों पर चल रही है, अंतिम परिणाम आने में वक्त लगेगा। और ये देखिए, ऑल इंडिया के नतीजे आपके सामने हैं। 543 लोकसभा सीटों में से 389 सीटों पर परिणाम आ चुके हैं। 197 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ा दल बनकर उभरी है, जबकि कांग्रेस को 73 सीटें मिल चुकी हैं। 32 पर अभी भी उसकी बढ़त कायम है, जबकि बीजेपी की 49 सीटों पर बढ़त है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी 27 सीटें जीत चुकी है और 23 सीटों पर 49 पर नुकसान है उसको, बीजेपी को बिल्कुल नुकसान हो रहा है। जबकि समाजवादी पार्टी 27 सीटों पर अपनी जीत हासिल कर चुकी है और 23 सीटों पर उसकी बढ़त बरकरार है। इसी तरह टीएमसी 17 सीटें जीत चुकी है, 7 सीटों पर उसकी बढ़त बरकरार है। और जेडीयू 7 सीटें जीत चुकी है और 3 सीटों पर वो अभी पिछड़ रही है। तो ये वो आंकड़े हैं जो अब तक चुनाव में परिणामों में तब्दील हो चुके हैं। बाकी सीटों पर चुनाव की प्रक्रिया यानी कि अभी भी गिनती वोटों की चल रही है। 272 का जो जादुई आंकड़ा है वो किसी दल को नहीं मिला है, लेकिन एनडीए के गठबंधन दल को मिल चुका है। अब हम आपको उस उत्तर प्रदेश ले चलते हैं जिसने इस पूरे चुनाव परिणाम में भूचाल ला दिया। जो दिल्ली का रास्ता कहते हैं ना कि उत्तर प्रदेश और बिहार से होके जाता है, उसी उत्तर प्रदेश और बिहार की कहानी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश के नतीजे दिखा देते हैं। बीजेपी यहां पर 28 सीटें जीत चुकी है, 21 सीटों से पिछड़ रही है। और समाजवादी पार्टी 27 सीटें जीत चुकी है, 23 सीटें उसकी ज्यादा यहां पर पिछली बार के मुकाबले आई हैं। कांग्रेस देखिए 6 सीटें जीत चुकी है और 5 सीटें पिछली बार के मुकाबले उसकी ज्यादा हैं। यूपी के 2 लड़कों ने कमाल कर दिया है और इसी उत्तर प्रदेश ने बीजेपी को इतना तगड़ा झटका दिया है कि उसका स्पष्ट बहुमत है, वो अकेले नहीं आ पाया। एनडीए के गठबंधन के साथ वो बहुमत के गठबंधन के साथ सरकार बनाने जा रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भाषण हुआ उसमें भी उन्होंने बार बार इस बात का जिक्र किया कि एनडीए की ये तीसरी सरकार है और जवाहरलाल नेहरू के बाद ये पहला मौका है जब कोई सरकार तीसरी बार अपना प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। तो राहुल और अखिलेश का जादू चल गया उत्तर प्रदेश में और इसी जादू के दम पर आज एनडीए के मुकाबले इंडिया गठबंधन मजबूती से खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि गठबंधन में सरकार जो बनने वाली है वो बीजेपी की ही बनने वाली है। हमारे साथ निधि और सुमित हैं, आगे के डिस्कशन के लिए उनके पास चलेंगे। लेकिन इस बीच कुछ और भी हम अपने एलईडी के जरिए आपको कुछ और ग्राफिक्स दिखा देते हैं। मेरी जो डायरेक्टर हैं शिवानी कुछ कहने जा रही थी, लेकिन अब फिर से मामला लगता है टाई हो गया है यहाँ पर। और देखिए ये आ गया उत्तर प्रदेश का अवध इलाका। उत्तर प्रदेश के अवध इलाके का गणित आपके सामने रख रहे हैं। 15 लोकसभा में से 13 लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। इंडिया गठबंधन को 10 सीटें मिली हैं, 9 की बढ़त है। और एनडीए गठबंधन को 3 सीटें मिली हैं, 8 सीटों का यहाँ पर नुकसान हुआ है। और ये वो इलाका है जहाँ पर एनडीए को भारी घाटा और नुकसान उठाना पड़ा है। लोकसभा सीटें बुंदेलखंड की बात कर लेते हैं, उससे पहले दोआब इलाका दिखा देते हैं। जो गंगा और यमुना का मैदान है उसका दोआब इलाका है। वहां पर देखिए एनडीए को 6 सीटें मिली हैं, 3 सीटों का नुकसान हुआ है। और इंडिया गठबंधन को 4 सीटें मिली हैं, यहाँ पर 3 सीटों का उसे फायदा हुआ है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के दिखा देते हैं आपको आंकड़े। 15 में से 12 सीटों के रिजल्ट आ चुके हैं। इंडिया गठबंधन को 8 सीटें मिली हैं, 7 सीटों का फायदा हुआ है। एनडीए गठबंधन को 4 सीटें मिली हैं और 5 सीटों का नुकसान हुआ है। पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। एनडीए को 8 सीटें मिली हैं, 2 सीटों का यहाँ पर भी नुकसान है। और इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिली हैं और 3 सीटों का यहाँ पर फायदा हुआ है। रोहेलखंड की बात कर लेते हैं। 10 में से 7 सीटों पर चुनाव परिणाम आ चुके हैं। इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिली हैं, एनडीए को भी 3 सीटें मिली हैं और अन्य के खाते में 1 सीट यहाँ पर जाती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। एनडीए को यहाँ पर 5 सीटें मिली हैं, 1 सीट का नुकसान हुआ है। और इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिली हैं और 3 का फायदा हुआ है। तो ये वो इलाके जो उत्तर प्रदेश के जहां पर एनडीए को भारी नुकसान उठाना पड़ा। 6 उसके मंत्री इस लोकसभा चुनाव में खेत रहे। उसमें मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान हैं, अमेठी से स्मृति ईरानी हैं और इसके अलावा मोहनलालगंज से कौशल किशोर हैं और 2 अन्य मिनिस्टर भी हारे हैं।
लेकिन अब आगे के डिस्कशन के लिए सुमित और निधि के पास चलेंगे। ओवर टू यू। शुक्रिया विकास इस बातचीत के लिए, क्योंकि आपने यूपी का इतनी अच्छी भूमिका बना दी है। तो 3 खास मेहमान हैं, मनीषा प्रियम जी, संदीप शास्त्री जी, संजय कुमार जी। स्वागत है एक बार फिर से आपका। प्राइम टाइम में हम लोग मौजूद हैं और इस खबरों की खबर में हम बात करने वाले हैं। इसी यूपी से शुरू करता हूँ निधि जी की इजाज़त से। जैसे विकास ने बताया 5-6 मंत्री यूपी में हार गए हैं। महेंद्र पांडे हार गए, स्मृति ईरानी हार गई, संजीव बालियान हार गए, कौशल किशोर हार गए, अजय मिश्रा टेनी हार गए और एक और कोई मंत्री, 6 मंत्री हारे हैं यूपी से, संजीव बालियान। ये क्या दिखाता है? क्या यूपी में ज़्यादा कैंडिडेट ना बदलना, 62 में से 55 को रिपीट किया था बीजेपी ने, जबकि देश भर में करीब 40% के आसपास लोगों को चेंज किया गया था। यहाँ पे केवल 7% के आसपास का हिसाब किताब है, 10% के आसपास का। क्या लगता है यही नुकसान कर गया बीजेपी को? नहीं, मेरा ये मानना बिल्कुल ये सही नहीं है कि इसको बदला नहीं इसलिए ऐसा हो गया। ये अपने आप में जितने नाम आपने लिए हैं, ये सब लोग अपने इलाके के कद्दावर नेता हैं और यूपी की एक विशेष विरासत है राजनीति की कि बहुत ज़्यादा भी बदल दीजिएगा तब भी वही रह जाता है। जैसे कि बृजभूषण शरण सिंह को बदल दीजिएगा तो उनके पुत्र करण भूषण इस परिस्थिति में भी वहाँ चुनाव जीत गए, तो आप कितना बदल लीजिएगा। और ये सब के सब कद्दावर नेता हैं अपने इलाकों के। जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि एक नैरेटिव है, उस नैरेटिव को हम लोग अंडर एस्टिमेट करते रहे, मैं भी उसमें शामिल हूं। और वो नैरेटिव है कि बिल्कुल कहीं ना कहीं किसानी में और युवा बेरोजगारी के मामले बिल्कुल धरती फाड़ फाड़ के चीख रहे थे। और ये सीमांत किसानों की दिक्कत है कि वो बिल्कुल खाने भर का रहता है उनको, और उसके आगे फ्यूचर जिसके लिए कि हम मिडिल क्लास एफडी बनाते हैं, वो अपने बच्चे की कहीं सोचते हैं एक टिकी हुई नौकरी लग जाए। तो ये बात जो है वो बहुत अहम रही और हम लोग सोचते रहे कि लाभार्थी 5 किलो गेहूं वो तो आज खा लेगा ना, फ्यूचर की थिंकिंग क्या होगी। और इकोनॉमिक्स में बहुत लिटरेचर है कैपिटलिज्म का जो ये बतलाता है कि फ्यूचर्स में इन्वेस्ट करना और अति गरीब जो है इनके लिए ये बहुत अहम सवाल। लास्ट में मैं ये बोलूंगी कि चूंकि बीएसपी किसी तरह से पॉलिटिकली अब खड़ा होकर ये बातें नहीं कर रहा था जो कि गरीब सुनना चाहते थे, तो जो बीएसपी ठहराया उसको ये दोनों भाई खड़े थे, उन्होंने लोक लिया, तो जमीन नीचे से खिसकी और एक तरह की छोटी मिनी आंधी आई और ये सभी के सभी नेता जो है कद्दावर है। मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि आगे किसी आने वाले चुनाव में यही फिर जीत जाए। संदीप तो यहाँ पे बिल्कुल जो संदीप जी, लाभार्थियों का जो बात कह रही है मनीषा जी, क्या वो चीज अब खत्म हो रही है? केवल लाभार्थी के नाम पर वोट नहीं मिलेंगे, आपको उनका भविष्य भी सिक्योर करना होगा। देखिए, इस देश में काफ़ी राज्यों में मेरी आवाज नहीं आ रही है? ऐसे लोग हैं जिनको सरकार की सहायता के बिना वो अपना जीवन नहीं चला सकते। सो लाभार्थियों को ये सपोर्ट जो सरकार से मिलती है वो उसकी आवश्यकता है। लेकिन जैसे आपने कहा और अभी मनीषा जी ने कहा, उससे केवल एक सरकार को, एक पार्टी को सपोर्ट नहीं मिलेगा। आज अगर आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, 6 में से 1 लोग देश के जो हैं वो इस राज्य में हैं और यहाँ 35 इयर्स के कम की पॉपुलेशन इस राज्य में 50 से 60% तक की है। क्या इन लेस देन 35 एज ग्रुप की समस्याएं जो हैं, आकांक्षाएं जो हैं, क्या पार्टीज उस पे ध्यान दे रही है? नहीं। वो आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं, वो सामाजिक समस्याएं हो सकती हैं। मुझे लगता है कि एक तरह से जिस तरह से वर्डिक्ट आया है, इन विषयों पे एक वो रिस्पांस है। बिल्कुल। और अभी एक और छोटी बात अभी कही गई कि हमें दैट दिल्ली को आने का रास्ता उत्तर प्रदेश से है, पर उन्होंने एक और राज्य जोड़ा है इस पर, बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार कहा। सो 2 बिहार के लोग मेरे बाजू में बैठे हैं, सो शायद उनको देख के ये बात कही गई कि उत्तर प्रदेश केवल नहीं बट बिहार भी दिल्ली के रास्ते में आता है। और आज का चुनाव तो ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार से मेजर बदलाव। बिल्कुल। संजय, आपसे ये सवाल जो बात मनीषा जी ने कही है युवाओं को लेकर, अभी आपने देखा जब प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन समाप्त किया, भारत माँ की जय की, वंदे मातरम, तो जो सारे युवा थे यहाँ पे वो भी उनके साथ उद्घोष कर रहे थे। मनीषा जी ने बोला तो तालियां भी उन्होंने बजाई। तो जो छात्र हैं, जो युवा हैं, क्या जो यूपी में 2 युवाओं का जो कमाल जो हम कह रहे हैं जो चला है, 2 लड़कों का, अखिलेश एंड राहुल का,
क्या ये कुछ उस पर टिका, इन पर भरोसा टिका, युवाओं का ये हुआ, या फिर कई परतें होती हैं जीत की, ये पॉलिटिकल भी हो सकता है? क्योंकि अखिलेश ने तो 5 यादवों को ही सिर्फ टिकट दिया, तमाम और जातियों को साधा। नहीं, मुझे लगता है सोशल कोलिशन की है इनके बड़ी जीत का। ये मानना कि मैं नहीं मानता कि दोनों की जीत से हम ये मान लें कि उत्तर प्रदेश के युवा अब इन दोनों पे भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि हम जिस युवा की बात कर रहे हैं, युवा वोटर और ये युवा नेता, कनेक्ट नहीं है, दोनों के एज ग्रुप बहुत अलग हैं। तो मैं नहीं मानता कि सिर्फ उस भरोसे के कारण युवाओं ने बढ़ चढ़ कर इनको वोट दिया। ये ज़रूर है कि युवाओं का वोट उनकी तरफ झुका हुआ दिखाई पड़ता है और उसकी वजह बहुत साफ है, और उसकी वजह है बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा। तो बेरोजगारी के मुद्दे पर युवाओं में नाराज़गी है बीजेपी के प्रति, और इस कारण से आपने देखा, हम देख रहे हैं कि बीजेपी का किस तरह से सफाया यूपी में हुआ। लेकिन आपने जिस बात का जिक्र किया कि परत है, अच्छे सोशल इंजीनियरिंग, जिस बात का जिक्र आपने जवाब दिया कि समाजवादी पार्टी ने गैर यादव जो ओबीसी वर्ग है उसके कई लोगों को टिकट दिया, उससे उन्होंने उस समुदाय के वोटरों को अपनी ओर साधा। यादव उनके साथ थे, मुस्लिम मतदाता उनके साथ थे, कुल मिला के एक अच्छा गठजोड़ बना। एक चीज बीजेपी के खिलाफ थोड़ी सी हवा थी और उसका नतीजा आपको देखने को मिला। एक अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास आऊं, लेकिन एक सवाल मनीषा जी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। हम लोग जब पोलिंग के दौरान चर्चा करते थे अलग अलग फेजेस में, तो बार बार बात आती थी कि राम मंदिर की एक लहर है, राम मंदिर है। सवाल मेरा ये कि फैजाबाद अयोध्या में बीजेपी के उम्मीदवार लल्लू सिंह हार गए, 5 बार के सांसद रहे, वो चुनाव वहां से हार जाते हैं, इसका क्या मतलब है? क्या अयोध्या के लोग भी स्वीकार नहीं कर पा रहे कि राम आराध्य हैं, राम पूज्य हैं, लेकिन सियावर रामचंद्र की जय, रोटी का मामला अलग है। कहीं ना कहीं कितना भी हम डिफ्रेंशिएट कर लें, बीजेपी के पास तो सोशल इंजीनियरिंग सबसे ज़्यादा थी। कुर्मियों के पार्टी को आप देखिए, अपना दल को देखिए, राजमाता बताई गई कृष्णा पटेल जी वो वापस चली गई थी, ओम प्रकाश राजभर जो सामाजिक न्याय की बात करते थे वो उधर थे, केशव देव मौर्य उनके साथ थे, संजय निषाद इधर, जी हाँ, और जमुना निषाद जिनसे की बनती नहीं थी योगी की, अमित शाह जी उनको कुशल तरीके से लेके आए थे। तो उन क्या बात हुई कि उन सब को छोड़ करके, और कुर्मी कोयरी जिनको हम बोलते हैं, वो सब, अब आप कहीं रहते हैं ग्रामीण इलाकों में, आपके माँ बाप ने आपको कोई जाति दे दी है तो आप युवा, मिलती तो नहीं है आपको नौकरी। अब जब नहीं मिलती है, 40 साल पहले इकलौती बेटी हूं मैं, किस ट्रेन में बाप ने बैठाया होगा यहाँ पढ़ने के लिए और नौकरी करने के लिए, और किस कारण से हम यहाँ, खेत है, कल्याण है, आम के पेड़ है, माँ है, सब कुछ है, वहाँ गाय भी वही है, तब भी हम यहाँ चले आए। चलिए, आज उनका दौर आपने है। बहुत खूबी से समझाया। अभिषेक जी के मनीषा, पास चलते हैं। अभिषेक जी, आप सुन रहे हैं स्टूडियो में मेरे से अलावा निधि कुलपति मैम भी हैं, मनीषा प्रियम मैम भी हैं, संजय कुमार जी भी हमारे साथ, CSDS वाले, और संदीप शास्त्री जी भी हैं, और बहुत सारी ऑडियंस मेरे साथ है, युवा ऑडियंस, और ये मनीषा जी की बातें सुनकर ताली भी बजा रही है। आपको क्या, हम स्पेसिफिकली यूपी की बात कर रहे हैं, मैं पहले यूपी पूछता हूँ, फिर हम देश भर में आते हैं। यूपी में इंडिया ब्लॉक का जो प्रदर्शन रहा, कांग्रेस भी 7-8 सीटें जीत रही है, अखिलेश यादव भी वहां पर करीब 33-34 सीटें जीत रहे हैं, इसकी वजह क्या रही? कांग्रेस क्या मानती है? देखिए, मैंने सुबह भी कहा था कि यूपी अगर किसी अलग अलग प्रदेशों में चुनना पड़े तो यूपी सबसे बड़ा विनर है, जहां तक मेरा अवलोकन है। अब इसमें कारण क्या है, इनका विश्लेषण कुछ समय बाद होगा, लेकिन मैं समझता हूं कि अहंकार की राजनीति, इनफेलिबिलिटी की राजनीति, जिसका इंटरसेक्शन हुआ है और जो चरम सीमा पे पहुंची है, वो एक कारण है। धौंस की राजनीति, बुलडोजर राज को बार बार पीठ ठोक के, छाती ठोक के प्रमोट करना, समर्थन करना, अभिषेक जी आप अपने उसकी नेताओं हार को हुई श्रेय है। नहीं देंगे? और मैं, हेलो, आप आवाज आ रही है? बिल्कुल अभिषेक जी, आप अपने नेताओं की मेहनत को श्रेय नहीं देंगे? अभी तो मैं बोल ही रहा था, आपने तो इंटरप्ट कर दिया मुझे। बोलिए अभिषेक सर। आपके जो बार बार मजाक सुनते थे आप, यूपी के 2 लड़के शहजादे, वो मेरा तीसरा पॉइंट होने वाला था, आपने बीच में टोक दिया। अच्छा, आज उनको ये शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रही है बीजेपी, लेकिन ये तो एक यूपी सेंट्रिक बात हुई। रियल बात है कि ये जो चीज हुई है, ये पूरे अखिल भारतीय स्तर पे अप्लाई करती है। बार बार कहा जा रहा है कि जितने हमको मिले अकेले बीजेपी को, वो एनडीए, ये इंडिया अलायंस को कुल मिला के मिले, उससे भी ज्यादा मिले। ये नहीं बताया जा रहा है कि कांग्रेस सिर्फ 282 सीट पे लड़ी थी, बाकी सीट्स इसने गठबंधन को दी थी, और बीजेपी 432 में लड़ी है।
ये फैक्ट माननीय प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र नहीं किया जब उन्होंने इस बात का जिक्र किया। और दूसरा, एक बात आप नहीं भूल सकते, ये चुनाव शुरू से अंत तक, बल्कि पूरी सरकार 5 साल भी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, फॉर द प्राइम मिनिस्टर, बाय द प्राइम मिनिस्टर, मोदी जी के नाम पे शुरू होती है, मोदी जी के नाम पे अंत होती है। सब कुछ आपने रेफरेंडम अपने नाम पे बनाया, तो फिर जब आपका परिणाम आता है जो 40 कम आता है, 50 कम आता है 272 के मार्क से अकेले बीजेपी का, तो आप छाती ठोक के मानिए इस बात को। यू कांट हैव इट बोथ वेज। और एक चीज और बताऊं मैं आपको कि ये जो सीमाएं हैं धार्मिक विभाजन की, जो सीमाएं हैं इस शैली की बोलने की, बांसवाड़ा से लेके बनासकांठा से लेके जो परिणाम आए हैं, अयोध्या में जो परिणाम आया है, वो सब इन सीमाओं को भी बताता है। इसलिए मैं कहता हूं कि सबसे इसमें क्लेवरेस्ट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इंटेलिजेंट अगर कोई भी कौम है तो वो है जनता। वो सब समझती है, सब जानती है। और एक आखिरी पॉइंट, देखिए, मैं सरकार आप बना सकते हैं शायद तीसरी बार, शायद शब्द का इस्तेमाल करूंगा मैं, बधाई है उसके लिए आपको। लेकिन अगर आप आंकड़े देखें और उनमें से अभी हाल के आपके जो बहुत हाल के मित्र हैं, 2 एन्स जो है, एक एन है आंध्र के और एक एन है बिहार के, उनको अगर ध्यान से देखें और उनके आंकड़े अलग करें तो आपको मालूम पड़ जाएगा कितना फ्रेजाइल है ये आपका प्रयत्न सरकार बनाने का, और कितना ये जो आप बोल रहे हैं कि आप इतनी बड़े बहुमत से तीसरी बार आए हैं, उसकी असलियत आपको मालूम पड़ जाएगी। अभिषेक जी, आपने कहा इन 2 एन यानी नीतीश बाबू हाँ। और चंद्रबाबू नायडू, इन दोनों को अगर अलग से कर दे और उसके बाद देखें तो क्या अलग इंडिया, से नहीं कहा मैंने, अलग से नहीं कहा, मतलब अगर मैंने आप, कहा कि आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो आप आंकड़ा दिखा रहे हैं उसकी सच्चाई क्या है, उसका विश्लेषण करना पड़ेगा। तो मेरा सवाल वहीं से और थोड़ा सा उसको जोड़ते हुए मसाले के साथ, राजनीतिक मसाले के साथ, कि क्या इन दोनों को आप अपनी तरफ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एनडीए की सरकार ना बने? क्या कल की बैठक में ये एजेंडा होगा जो इंडिया ब्लॉक की मीटिंग है? देखिए, पहली बात तो मैं इस पे कोई नहीं होता बोलने वाला, क्योंकि अलायंस की मीटिंग कल है, वो निर्णय लेंगे, सोच समझ के लेंगे। लेकिन एक बात है कि ये नई नई शादी और रोमांस नहीं है, ये पुरानी शादी, कई बार डिवोर्स होने के बाद वाली नई शादी हो रही है। कई बार डिवोर्स हो चुका है शादी में दोनों केसेस में। ऐसी शादियां कितनी चलती है मेरे को पता नहीं, आई डोंट नो सर। लेकिन एक बात और भी है कि ये जो आज आंकड़े आए हैं कांग्रेस के रिवाइवल के आंकड़े हैं, कांग्रेस के नेताओं के चेहरे पे जो खुशी है, और ये कहा जा रहा है जो कांग्रेस पे एक बार फिर से जिन लोगों ने उनको वोट किया है वो भरोसा बना है। निश्चित रूप से ये बिना भरोसे के, बिना इस बात की विश्वास के कि हमारी जो परिभाषा है नए भारत की, हमारी जो परिभाषा है एक तानाशाही नहीं होनी चाहिए सरकार में उसकी, हमारी जो परिभाषा है संविधान की अस्मिता को समझने की, वो आपसे भिन्न है और आपको वोट करना है तो इन दोनों परिभाषाओं में चुनना होगा। और बहुत हद तक चुनाव में ये चुनना हुआ है। आज महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल लीजिए आप। पश्चिम बंगाल में मैंने बड़ा ट्वीट किया, बड़ा स्पष्ट, कि आपने लायन की बात सुनी है, टाइगर की बात सुनी, लेकिन रियल टाइग्रेस तो वहां है। आपको समझना चाहिए कि किस प्रताड़ना से वो सरकार को चलने दिया गया है। मैं कई बार उच्चतम न्यायालय में पेश होता हूं, हर चीज में अगर वो छीकेगी सरकार तो उसमें व्यवधान किया जाए, कोई नीति इंप्लीमेंट करेगी तो उस पर कार्यान्वित करेगी, उसमें भी आपको व्यवधान किया जाए। उसके बाद अगर ऐसे परिणाम आए हैं, राजस्थान मेरा होम स्टेट, तो छोटी बात नहीं है, ये कहीं ना कहीं सोच की बात है, परिभाषा की बात है। और सबसे सर्वोपरि तो निश्चित रूप से जो अथक परिश्रम हुआ है राहुल गांधी से लेके खरगे जी द्वारा, प्रियंका गांधी से लेके ममता जी द्वारा, इसको तो कोई दो राय नहीं है। अभिषेक जी, मैं आपकी इजाजत से, क्योंकि आपको फिर जाना भी होगा, मैं 2-3 फॉरवर्ड लुकिंग चीजें आपसे पूछना चाहता हूं, और वो ये आपके नेता के बारे में, राहुल गांधी के बारे में। वो वायनाड भी जीत गए हैं, रायबरेली भी जीत गए हैं, कौन सी एक रखेंगे और कौन सी एक छोड़ेंगे, ये तो बता दीजिए, दोनों देश जनता जानना चाहती है। ये प्रश्न तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था, 2 घंटे पहले उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा कि इसका सोचना पड़ेगा और उसका निर्णय लेना पड़ेगा। मैं समझता हूं अगर संविधान में संभव होता तो दोनों रखते, वो दोनों से प्यार है बहुत उनको, लेकिन संविधान में संभव नहीं है तो चांसेस किसके ज्यादा हैं? यूपी, रायबरेली, क्योंकि माता जी की सीट थी वो। देखिए, वहां जो जीते हैं
आपने किसका नाम दिया? अमेठी का है? किसका? नहीं सुन नहीं, नहीं पाया। रायबरेली को ज्यादा चांसेस है रिटेन करने की, क्योंकि वो सोनिया जी नहीं की नहीं, सीट थी। ये बात को डिबेट पढ़ने का फायदा नहीं ना। ये निर्णय वो लेंगे, कोई जल्दी नहीं लेने में, अच्छा, समय मिलता है अच्छा, निर्णय लेने के लिए। ठीक है, वो निर्णय लेंगे, समझ के लेंगे। ठीक है। एक सवाल लेकिन और, मैं आपको बताऊं एक बात और, कि जी, आप बोलिए। अहंकार की चरम सीमा और इनफेलिबिलिटी की चरम सीमा आपको उसकी नेबरिंग कॉन्स्टिट्यूंसी में दिखी है। जिस प्रकार के मजाकें उड़ाई गई हैं और उस कैंडिडेट की मजाक उड़ाई गई है भारतीय जनता पार्टी के प्रतिद्वंदी द्वारा अमेठी की विषय में, वो दयनीय है। और इसका सबसे बड़ा जवाब, राजनीतिक तमाचा सबसे अच्छा मिला है, वो परिणाम में मिला। जी हाँ, सबसे बड़े जायंट किलर के तौर पर किशोरी लाल शर्मा इस चुनाव में निकल कर आए, जिन्होंने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को चुनाव हराया अमेठी में। अब मेरा एक और फॉरवर्ड लुकिंग सवाल है अभिषेक जी, इस बार कांग्रेस का आंकड़ा 100 तक पहुंच गया है, बड़ी आसानी से लीडर ऑफ अपोजिशन का खिताब मिल सकता है, जिसमें साथ तमाम सुख सुविधाएं जो एलओपी को मिलती हैं, जो अधिकार मिलते हैं, वो तमाम चीजें होंगी। क्या राहुल गांधी एलओपी बनेंगे? राहुल गांधी लीड करेंगे? क्योंकि अधीर रंजन चौधरी हार गए इस बार। देखिए, पहली बात तो अगर ये सुविधाएं चाहिए, मकान चाहिए, तो राहुल गांधी नहीं, अधिकार की बात कर रहा हूं, मकान सुविधा की नहीं, अधिकार की बात कर रहा हूं। एज एलओपी इज इक्वल टू कैबिनेट मिनिस्टर। देखिए, सब समझते हैं कि एलओपी का वाजपेयी सरकार से लेकर किसी और सरकार में ग्रेस होता है, एक रिकग्निशन होता है। ये सिर्फ इस सरकार में राजनीति देखी गई कि आप तकनीकी आर्गुमेंट्स लेके किसी को जलील करते हैं। अब एलओपी वो बनेंगे तो उससे, देखिए, विपक्ष में हिरासत से लेके, प्रताड़ना से लेके, रिसोर्सेज के अभाव से लेके, ये प्रचुर मात्रा में देखा है। तो ये जो पद की बात कर रहे हैं आप, या स्टेटस की बात कर रहे हैं, घरों की बात कर रहे हैं, उसका क्या मायने? आधे ज्यादा लोग तो जेल जाके आए हैं, जेल में हैं, मुख्यमंत्री हैं। जी, आखिरी सवाल सर, सरकार बनाने को क्या आप लोग अब विपक्ष में बैठने को तैयार हैं, या कुछ फोन कॉल्स मैंने की कहा जा कि रही हैं? संभवतः सरकार बनेगी बीजेपी की। संभवतः वर्ड शब्द महत्वपूर्ण है, वो संभवतः कल परसों मालूम पड़ेगा, तो समय दीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी इतनी साफगोई से बात करने के लिए। बस आप वायनाड और रायबरेली बता देते तो और मजा आ जाता। थैंक यू सो मच। नलिन कोहली हमारे साथ बीजेपी के नेता मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नलिन। अभी हमने प्रधानमंत्री का संबोधन सुना, उन्होंने कहा कि 6 दशक बाद तीसरी बार कोई सरकार लगातार बनाने जा रहा है। जीत है, लेकिन पूर्ण बहुमत बीजेपी को नहीं मिली। मन में इसका कुछ दुख? पहली बात तो हम जनता को धन्यवाद देना चाहेंगे कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, तीसरी बार एक ऐतिहासिक जीत है, क्योंकि तीसरी बार केवल एक ही बार 1950 में 62 तक जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने हासिल किया वही हुआ था। नहीं तो लगातार 2 बार सरकारें कई बार आई हैं, तीसरी बार बहुत कठिन माना जाता है। दूसरी बात, अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा संभावित सरकार, खैर वो भी एक वकील है, मैं भी हूँ। संभावित इसलिए कह रहे होंगे क्योंकि अभी तक उसका स्वेरिंग इन नहीं हुआ है, लेकिन सरकार तो निश्चित बनेगी। और बीजेपी एनडीए की सरकार क्यों नहीं बनेगी? 272 के आंकड़े के पार कर चुके हैं, सरकार बनेगी। तीसरी बात, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा विश्लेषण करना पड़ेगा, इस बात की चिंता करनी पड़ेगी कि हमारी सीटें जहाँ जहाँ घटी है क्यों घटी हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 30 सीटें घटी हैं, तो ये काफ़ी बड़ा एक हार है उस रूप से कि इतनी सीटें हम नहीं रख पाए। और ये एक महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे ऑलमोस्ट बीजेपी का जो एक 2014 में 19 में हम मेजॉरिटी मार्क पे स्वयं पहुंच गए थे, उत्तर प्रदेश के एक स्टेट के कारण ये दिखता है कि कितना गैप हो जाता है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र है, हरियाणा है, राजस्थान है, बंगाल में कुछ हद तक हमारी 6 सीटें घटी हैं, 6-7 सीटें, क्योंकि एलाइज भी जुड़ गए थे। इस पर विश्लेषण तो करना पड़ेगा ही, और भाजपा हमेशा करती है। दूसरी तरफ मुझे लगता है जीत के पॉइंट ऑफ व्यू से विधानसभा में जो 3 हमें जीत मिली है वो बहुत बड़ी बात है। खासकर उड़ीसा ऐतिहासिक जीत है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में विधानसभा में सरकार बना रही है और 19 सीटें जीत गई है उड़ीसा में 21 में से। ये बहुत बड़ा एक निर्णायक वोट है उनके लिए। ये कहानी है मध्य प्रदेश में पूरी सीटें जीतना, गुजरात में 1 सीट छोड़ के सारी सीटें जीतना, ये सारे हमें विश्लेषण करना पड़ेगा। महाराष्ट्र में ये भी, क्योंकि महाराष्ट्र में हमारी सीटों की जो अलायंस है 2019 के सामने हमारी सीटें घटी हैं। तो इस चुनाव में जो मेरा लास्ट पॉइंट है
और इसमें मैं राजनीतिक पॉइंट कहना चाहूँगा, इस चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भाजपा को कई जगह अच्छी जीत मिली है, कई जगह हम हारे हैं, लेकिन ये दिखाता है कि लोकतंत्र पूर्ण रूप से मजबूत है। बिल्कुल। और मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी को विशेष रूप से या तो ये स्वीकारना पड़ेगा कि ईवीएम में कोई घोटाला नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं बिल्कुल, है। या नलिन मैं यही बोल रहा था कि आज के भारत की परिणाम, जनता से इलेक्शन, आज के परिणाम ऐसे हैं नलिन कि ईवीएम पे कोई सवाल नहीं उठा सकता, सब लोग खुश हैं, कांग्रेस भी खुश है, सपा भी खुश है, भाजपा भी खुश है, आपके अलायंस भी खुश है। एक मैं जाऊंगा विकास के पास, लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं नलिन, जल्दी से। कांग्रेस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जाम लगाया कि नैतिकता के आधार पर यह नरेंद्र मोदी की हार है। उनके नाम को लेकर बाकायदा राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला। मैं जानना चाहता हूं बीजेपी का इस पर क्या रिएक्शन है, क्योंकि आपने कैंपेन नरेंद्र मोदी के आसपास बुना, उनके नाम पर वोट मांगे, मोदी की गारंटी की बात की, और अब मैंडेट नहीं मिला, बीजेपी को अपने दम पे 272 नहीं मिले, क्या कहेंगे आप? और मैं इस पे जवाब दूंगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि नैतिकता के आधार पे उन्होंने तो कहा कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र ने तो उन्हें चुना। उन्होंने कहा ईवीएम खतरे में है और गड़बड़ है, ईवीएम में तो कोई गड़बड़ है नहीं। तो जिस चीज को आप नकार रहे थे जी, मतलब पूरे चुनाव को नकार रहे थे, चुनाव के प्रक्रिया को नकार रहे थे, तो किस नैतिकता पे आप नैतिकता की बात कर रहे हैं? विकास मेरे साथ है, विकास नलिन रहिएगा, विकास मेरे साथ स्टूडियो में कुछ ऑडियंस है, वो कुछ पूछना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं। बिल्कुल विकास, सुमित, और देखिए आपने ईवीएम की बात की तो एक पुरानी कहावत है, सती सावित्री साबित होना। तो इस बार के चुनाव में ईवीएम जो है सती सावित्री साबित हुई है और कोई भी सवाल नहीं उठा रहा है। आप बहुत तेज सर हिला रहे हैं। आप बताइए कि ये तीसरी जीत है मोदी सरकार की या एनडीए की, इसको कितना अहम मानते हैं? सर मोदी सरकार की तीसरी जीत है, बट सर आपको ये देखना जरूरी है कि मोदी सरकार की सीट कम हुई तो वो सर क्यों कम हुई। सर 2-3 रीजन है। पहली बात तो सर जो इस गवर्नमेंट का पावर थी, और सर पावर के साथ उनका कॉन्फिडेंस, उनका कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि उनका ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ गया था, उनका एटीट्यूड बढ़ गया था। और सर ये तो इतिहास गवाह है कि मतलब घमंड तो अच्छे अच्छे राजा महाराजाओं का नहीं टिका, तो सर ये तो सिर्फ एक सरकार है काफी। और सर दूसरी बात, मेरे एक टीचर ने कहा था, घमंड आधी अधूरी जगह ही क्यों टूटा? सर मैं तो कहूँगी कुछ सीटें गई है तो कुछ सीटें आई भी तो है। केरला में एक सीट आई, आज तक नहीं हो पाया। मेरे लिए तो ये बिग विन है फॉर मोदी सरकार। जी हाँ, तो आप बताइए, ये घमंड की बात कर रहे हैं कि कुछ सीटों पर टूट गया, बाकी सीटों पर क्यों बरकरार रहा? बाकी सीटों पे मेरे हिसाब से जिस तरीके से इन्होंने ईस्ट में अच्छा किया है और साउथ में अच्छा किया है, ये कुछ फैक्टर्स है जिसने ये हिंदी बेल्ट, जहाँ पे मेन मुद्दा था अग्निवीर के साथ आप फार्मर्स इशू देख सकते हैं। जो बेल्ट जो सबसे ज़्यादा आर्मी की तरफ रुझान रखता है, उस बेल्ट ने अपने वोट खींचे, क्योंकि वहाँ के यूथ ने अग्निवीर से कहीं तरीके से अपने आप को असाइन नहीं किया। तो एक बड़ा मुद्दा ये। दूसरी सबसे ज़्यादा जो सैनिक जाता है हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, भिंड, मुरैना, ग्वालियर से, पंजाब से, वहाँ तो खूब जीते हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और वेस्टर्न यूपी, आप इसमें आप ये जो 3 बेल्ट है ये फार्मर्स बहुल है। दूसरा ये अग्निवीर या फिर आर्मी में जो उत्साहित लोग हैं जो भर्ती होना चाहते हैं, वो बहुल वो उसकी वजह से आ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है किन मुद्दों की वजह से बीजेपी को कम सीटें मिली इस बार? देखिए जो कुछ मुद्दे जैसे रह गए कि जैसे महंगाई की बात होती है, एम्प्लॉयमेंट की बात होती है, तो ये चीज़ शुरुआत में तो समझ में आ रही थी कि 10 साल तक ठीक थी, लेकिन अब जो ज़मीनी स्तर पर जनता है उन्हें ये चीज़ समझ में आ रही है। और इसी के साथ साथ जो एक लोगों में डर हो गया था कि अगर 400 पार हो जाता है तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फेर बदलाव। आरक्षण के मुद्दे ने डेंट पहुंचाया। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि आरक्षण के मुद्दे ने भी कुछ ना कुछ किया है। ऊपर से सरकार को अब ज़रूर कुछ जल्द से जल्द महंगाई और इन्फ्लेशन जो होता है और एम्प्लॉयमेंट में कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा, ताकि जो कॉन्फिडेंस है जनता से जो गया है वो वापस जरूर आए उन पर। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये बातें बताई आपने और हम सीधे अब बॉल पे चलते हैं। देखिए अब हम आपको इन चुनावों के बिहार में क्या नतीजे थे उनको विस्तार से आपके सामने रख देते हैं। बिहार में बहार है और नीतीश कुमार है, ये नारा विधानसभा चुनाव में बहुत चर्चित हुआ था। नीतीश बरकरार हैं, ये आज की कहानी है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से अपना यहाँ पर लोकसभा चुनाव में प्रभुत्व स्थापित किया। बीजेपी से ज़्यादा लोकसभा सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की। ये कहा जा रहा था कि एनडीए बिहार में अच्छा करेगा, लेकिन अब देखिए ये यहाँ पर जो आपको हम आंकड़ा दिखा रहे हैं, बीजेपी ने 11 सीटें जीती हैं और 2 इसमें से उनको नुकसान हुआ है। जेडीयू ने 10 सीटें जीती हैं
और 4 का नुकसान यहाँ पर उनको उठाना पड़ा है। LJPRV ने 4 सीटें जीती हैं और 3 सीटें का फायदा यहाँ पर हुआ है। कांग्रेस ने 3 सीटें जीती हैं और 2 का फायदा हुआ है, जबकि आरजेडी ने 2 सीटें जीती हैं और 2 सीटों का उसको फायदा हुआ है। 40 सीटों में से 33 सीटों के रुझान परिणाम आ चुके हैं, कुछ पर अभी भी गिनती चल रही है। तो ये बिहार की बड़ी पिक्चर थी। अब इसमें बिहार का क्षेत्रीय जो सीटें हैं उनका आंकड़ा आपके सामने रख देते हैं। बिहार के भोजपुर इलाके में इंडिया गठबंधन ने 2 सीटें जीती, 2 का उसको फायदा हुआ है। ये वो इलाका जहां पर इंडिया गठबंधन पिछली बार बिल्कुल भी साफ हो गया था, उसका सफाया हो गया था। इसके अलावा पूर्वी बिहार से 6 में से 6 लोकसभा सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एनडीए को 3 सीटें मिली हैं, 2 सीटों का नुकसान हुआ है। इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिली हैं और 1 सीट का फायदा हुआ है, जबकि एक अन्य जो है पूर्णिया से निर्दलीय के रूप में यहाँ से पप्पू यादव जीते हैं, उनका भी आंकड़ा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बिहार के मगध इलाके की बात कर लेते हैं। 11 लोकसभा में से 8 लोकसभा सीटों के नतीजे आ चुके हैं। एनडीए को 6 सीटें मिली हैं, 2 सीटों का नुकसान हुआ है। इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिली हैं, 2 सीटों का फायदा हुआ है। यहाँ पर बड़ी बढ़त इंडिया गठबंधन को मिली है। बिहार के मिथिलांचल की बात कर लेते हैं। 7 में से 7 सीटों का परिणाम आ चुका है। यहाँ पर एनडीए ने बड़ी अपनी बढ़त बना के रखी और 7 में से 7 सीटें जीती हैं, जबकि बिहार के तिरहुत इलाके में 10 सीटों का लोकसभा सीटों का परिणाम आ चुका है 12 में से, और एनडीए ने सभी 10 सीटें यहाँ पर जीत ली हैं। 2 सीटों पर अभी भी गिनती जारी है, मतगणना जारी है, उसका भी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। अब चलते सीधे सुमित्रा निधि के पास। मनीषा जी, यहाँ पे बिहार को लेकर नीतीश कुमार को आज से पहले बिल्कुल राइट ऑफ किया जा रहा था और आज ही वो सबसे मजबूत बन के स्थिति में आए हैं। एनडीए को भी उनकी ज़रूरत है और शायद यूपीए भी उनकी तरफ देख रहा होगा। तो ये दिल्ली की दिक्कत है, वो तरह तरह की थ्योरी बिहार के बारे में लिखता है और हर बार फेल हो जाती है। सबसे अच्छा काम एनडीटीवी ने किया है, अभी विकास भाई ने जो आपने मैप आउट किया, ये आपको दिखलाता है कि बिहार में जो एक तिरहुत का इलाका है वहाँ पूरा का पूरा केसरिया जो है वो लहराया हुआ रहा, परचम बरकरार रहा। लेकिन उस नक्शे को यदि बिहार में देखेंगे तो गंगा के दक्षिण का जो इलाका है वहाँ पे बीजेपी की जो है, और यही वो इलाका बीजेपी की बिल्कुल एक तरह से सुपड़ा साफ आप कह सकते हैं कि होता हुआ दिख रहा है। जो बातें हम अदर अदर करके नहीं कह रहे, वहाँ CPIML अपनी जीत दर्ज कराता है। खास करके काराकाट की महत्वपूर्ण सीट जहां उनके सहयोगी जो मंत्री भी रह चुके हैं एनडीए से, उपेंद्र कुशवाहा लड़ रहे थे, और उस जगह में हमने ट्रैक किया चुनाव पिछले 1 महीने से, कोई राम की बात वहां नहीं चल पड़ी। लोग वहां मोदी जी के वेलफेयर स्कीम्स की बात करते थे, महिलाएं भी बोलती थी हाँ हमें जनधन में हमारा फायदा हुआ, हम आए, उज्ज्वला मिली। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अग्निवीर में हमारे लड़कों को काम मिलता था, पढ़ तो सकते नहीं। संजय जी आपसे लेना चाहता हूं, सॉरी बीच में इंटरवीन किया, समय की थोड़ी कमी भी है। जैसा प्रदर्शन अखिलेश यादव ने सपा ने यूपी में किया, अगर वैसा प्रदर्शन तेजस्वी यादव की पार्टी बिहार में कर देती तो स्थिति और विकट भी हो सकती थी बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए। बिल्कुल विकट होती स्थिति, हो सकता है कि आंकड़े बदल भी सकते थे। बिल्कुल विकट तो स्थिति होती। अगर मान लीजिए तेजस्वी यादव और कांग्रेस गठबंधन कोई 20-22 सीटें जीत गए होते तो आंकड़ों में बहुत फर्क दिखाई पड़ता। तो क्यों नहीं अच्छा कर पाए आरजेडी कांग्रेस? बिहार पड़ोस के राज्य है, यूपी में इतना अच्छा कर रहे हैं लोग और बिहार में नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा क्यों हो पाया? ऐसा क्यों लगता है संदीप? ये जो उदाहरण आपने दिया कि एक राज्य में कर रहे हैं और बगल के राज्य में नहीं कर रहे हैं, ये पूरे देश की कहानी है। मैं दक्षिण से हूँ, दक्षिण के 5 राज्य देखे, 5 राज्यों के परिणाम अलग अलग आ रहे हैं। और बिहार स्पेसिफिकली जो मनीषा जी कहती आ रही हैं, वहाँ पे आरजेडी ने जो उनको एक मौका था ग्राउंड लेवल पे, उसका उतना उन्होंने फ़ायदा नहीं उठाया। उनके नारे अच्छे होंगे, उनके कैंपेन में काफ़ी बात कहे होंगे उन्होंने, बट ग्राउंड लेवल पे कैंपेन क्या हुआ? मनीषा जी पिछली बार जब बात कर रही थी इसके बारे तो में, बहुत ही तेजस्वी की रैलीज में है जी, और उसका परिणाम आप रिजल्ट में देख रहे हैं। लेफ्ट पे पिगी बैक करके ये है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो गंगा के दक्षिण का इलाका है, यहाँ आज नीतीश जी भी और भाजपा भी अब सोचती होगी कि रिवाइवल काम करे क्या। आरके सिंह पावर मिनिस्टर रह चुके, सुशील सिंह औरंगाबाद को बिहार का चित्तौड़गढ़ माना जाता था, और उपेंद्र कुशवाहा की जो सीट थी वहाँ एक पवन सिंह गायक हैं, लेकिन रविंद्र भाटी टाइप इलेक्ट्रिक कैंपेन उन्होंने चला दिया। तो पूरा का पूरा दक्षिण का जो इलाका है वो खेती, किसानी, नाराजगी, इन सभी मामलों से, तो एक ही बिहार में आपको तरह तरह के वेव्स दिख रहे थे।
एक तिरहुत जहाँ केसरिया था और इधर जहाँ की परचम जो है वो लहरा गया। और कांग्रेस भी 3 सीटों पे बाय द वे वो अपने आप को काबिज कर चुकी है। कुछ खाता उसने खोला है, लेकिन मुझे लगता है कि 3 से 13 भी कांग्रेस नहीं कर पाएगी। दुखी मत होइएगा कांग्रेस के भाइयों, मेहनत अगर आप नहीं करेंगे तो केवल नारा और नैरेटिव से आगे सीटें नहीं खुश मिलेंगी। होंगे, वो 1 से 3 हो गए वो खुश होंगे, वो दुखी बिल्कुल नहीं होंगे। बंगाल की बात भी कर लेते हैं इस बुलेटिन में ना। बिल्कुल बंगाल की बात करने के लिए कहा जा रहा है, तो किस तरह से तृणमूल ने अपना गढ़ बचाए रखा, बेहतर किया। बीजेपी जो उम्मीद कर रही थी, एकला चलो रे की जो रणनीति रही, संजय जी आप ये बताइए। उन्होंने कहा कि भाई देखिए हम किसी उसमें नहीं है, बाहर से समर्थन कर देंगे, बैठकों में भी ज्यादा नहीं आ रही थी ममता, ये उनके सफलता का क्या एक कारण रहा? मुझे लगता है कि जिस बात की चर्चा पहले भी हो रही थी कि अगर तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन हुआ होता तो ये थोड़ा बेमेल गठबंधन था, और इसकी संभावना थी तृणमूल कांग्रेस को कि जितने एंटी तृणमूल वोट होंगे वो सब बीजेपी की झोली में जाएंगे। जब उनका गठबंधन नहीं हुआ तो ऐसे मतदाता जो बीजेपी को भी पसंद नहीं करते थे और तृणमूल को तो वोट नहीं करना चाहते थे, वैसे वोट छिटक के कुछ कांग्रेस के पक्ष में और कुछ लेफ्ट के पक्ष में चले गए। इस वजह से मुझे लगता है तृणमूल को फायदा हुआ। तो अगर अलायंस होता तो शायद तृणमूल कांग्रेस इतना बेहतर। संदेश खाली भी नहीं चला, संदेश खाली जैसा मुद्दा जो बीजेपी ने इतना उठाया, वहां पर बीजेपी नहीं जीत पाई। आप देखिए यहाँ पे वेस्ट बंगाल में हर एक फेज में वहाँ पे पोलिंग हुआ। अर्ली फेजेस के जो सीट्स थे सब बीजेपी ने पिछली बार जीते थे, लेटर फेजेस के जो सीट्स थे सब टीएमसी के सीट्स थे। अर्ली फेज सीट्स में भी नतीजा बता रहा है कि उन्होंने अच्छा किया, लेटर फेजेस के सीट्स तो उन्होंने विन ही किया। और हमारे एग्जिट पोल जो हमने पोल दिखाया वहाँ समस्या यही थी, लास्ट डे ऑफ पोलिंग जो था वो तृणमूल का गढ़ था वो, बिल्कुल। और उस दिन का जो ट्रेंड था शायद एग्जिट पोल कैप्चर नहीं किया उसने, क्योंकि दोपहर तक आपको एग्जिट पोल का नतीजा देना करना पड़ता है और वहां पे चुनाव अभी भी चल रहा है। नलिन कोहली बने हुए बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। नलिन, पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूं हम लोग स्पेसिफिकली। पश्चिम बंगाल में बहुत एक तेज कैंपेन था और बार बार पिच किया गया बीजेपी की तरफ से, सीनियर लीडर्स की तरफ से कि हम 25 से 30 सीटें जीत रहे हैं 42 में से, लेकिन उल्टा हो गया। ये आंकड़े चले गए टीएमसी के पास। ममता बनर्जी अकेले दम पर लड़के चली गई, जीत के चली गई। मैं फ्रैंकली बताऊं 25-30 सीट हम जीतेंगे मैंने तो नहीं सुना था, लेकिन अक्सर जो लोगों से मेरी बातचीत होती थी 20-22 सीट की बात हम सुनते थे। लेकिन फिर भी फैक्ट है कि पश्चिम बंगाल में हमारी शायद जहां तक लास्ट अकाउंट है 12 सीटें आई हैं, तो हमारी पिछली बार से तो घटी ही हैं। और इस पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि चाहे सिटीजन अमेंडमेंट बिल की बात हो, जिस समाज को हमने टारगेट किया वहाँ पर शायद जीते हम, लेकिन क्यों सदर्न बंगाल में हम पेनिट्रेट कर नहीं पा रहे, इस पर थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्योंकि बंगाल की परिस्थिति ऐसी है और जिस प्रकार से हिंसा हम देखते हैं वहाँ के चुनाव में, वो देश के अन्य राज्यों में उस प्रकार की हिंसा देखने को नहीं मिलती या बहुत कम जगह में दिखती है। तो थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि ये फैक्टर क्या है कि वहाँ एक सपोर्ट बेस भाजपा के लिए दिखती है, सपोर्ट बेस वोट देना भी चाहती है, आते हैं, लेकिन वोट क्यों नहीं दे पा रहे, इस पर हमें थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। जी, अब महाराष्ट्र का रुख कर लेंगे नलिन, हम फिगर्स भी दिखा देंगे महाराष्ट्र के, लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह से ये सुबह से जब ये आंकड़े आ रहे थे, शरद पवार, उद्धव ठाकरे के गुट ने जो जीत हासिल की है जिन सीट्स पर, जो एक सिंपैथी फैक्टर है वो उनके साथ गया। आपका क्या आंकलन है, क्या कहेंगे जिस तरह से एनसीपी शिवसेना में इतना बिखराव टूट जाती है, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, क्या इसका एक खामियाजा है जो देखा गया? निधि जी, मैं महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है और इस पे एक मैं बिल्कुल अगर स्पष्ट रूप से कहूं तो पार्ट टाइम एनालिसिस इस पे काम नहीं करती, क्योंकि मैं महाराष्ट्र का प्रभारी कभी नहीं रहा हूं, वहां इन्वॉल्व नहीं रहा। लेकिन अगर क्योंकि राजनीति में हम हो गए अब पार्टी में 22 साल और कई राज्यों में लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके कई क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। पहला कि अगर आप देखें तो महाराष्ट्र शायद एक क्लासिक केस होगा कि मैथमेटिक्स वाज सुपर बट समवेयर द केमिस्ट्री हैज नॉट वर्कड। कि अगर आप आकलन करें जो तीनों गुटों की, मतलब भाजपा,
अजीत पवार ग्रुप और शिंदे ग्रुप को अगर आप जोड़ते हैं तो मैथमेटिकली बहुत बढ़िया एक अलायंस बनता है, लेकिन ऑब्वियसली ग्राउंड पे वो साबित नहीं हो पाया जब हम लोग और जब हम लोग पोल्स कर रहे थे की बात करें, जब फेजेस चल रहे थे नलिन भाई, ये सवाल मेरा आप ही से है, जो ग्राउंड पे हमारे रिपोर्टर्स घूम रहे थे महाराष्ट्र में, उनकी तरफ से एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी आई थी, एक लाइन निकल कर आ रही थी कि अक्रॉस द महाराष्ट्र ये इंप्रेशन गया कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टी जो टूटी वो बीजेपी की वजह से टूटी, बीजेपी ने अपने फायदे के लिए तोड़ी। तो क्या आपको लगता है कि वो एक ब्लेम जो लग गया बीजेपी के सर पर, वो भी एक बड़ी वजह हो सकती है? सुमित भाई, इसमें पहली बात तो है, मैंने कहा जो सिंपैथी फैक्टर आप कह रहे हैं हो सकता है एक फैक्टर हो, लेकिन पॉलिटिक्स के नियम जो है, और मैं इसको अच्छा बुरा नहीं कह रहा क्योंकि पेशे से वकील हूं, तो मैं सिर्फ उसको एक फैक्चुअल फैक्ट के रूप में प्रेजेंट कर रहा हूं। पॉलिटिक्स में बड़ा रूथलेस है कि यदि ये एक्सपेरिमेंट आपका चल जाता है तो सब श्रेय देते हैं, एक्सपेरिमेंट नहीं चलता है तो उसका वो ब्लेम आना ही है। तो ये नेचुरल है, और आप लोग वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने भी देखा होगा, यही फिगर्स अगर रिवर्स में होते तो ये बात ना सिंपैथी की हो रही होती और ना ये बात हो रही होती कि तोड़ने का है। मेरी चाची की पूछी होती तो हाँ, और ये स्टेट बाय स्टेट वेरी कर जाते हैं कई बार अपने कमेंट्री सिद्धूइज्म में। मेरा संदीप जी सवाल आपसे, आप कर्नाटक से आते हैं, महाराष्ट्र पड़ोसी राज्य, क्यों ऐसा हुआ? ये जो रिजल्ट है बीजेपी के लिए इतना शॉकिंग क्यों है महाराष्ट्र में? ये महाराष्ट्र के रिजल्ट में दो चीज़ है जी। एक जो आपने कहा वो एंगर की पार्टीज को तोड़ा गया, वो इम्पैक्ट हो सकता है। दूसरी बात, ये चुनाव लेजिटिमेसी का चुनाव था, लेजिटिमेट शिवसेना कौन सा, लेजिटिमेट एनसीपी कौन सा, विरासत। तो जब वोटर्स, पार्टीज के सपोर्टर्स ने ये फैसला किया, ये नतीजा जो आज निकला है वो लेजिटिमेसी का एक वोट है। इसलिए वो चारों पार्टीज क्या देख रही हैं, ये लेजिटिमेसी का वोट का इम्पैक्ट असेंबली इलेक्शंस पे कैसे पड़ेगा। सो मुझे लगता है ये दो फैक्टर्स यहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहे हैं। नलिनी जी ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कही कि पार्टीज एक्सपेरिमेंट करती है, और ये महाराष्ट्र का एक्सपेरिमेंट इससे भी जा सकता था, उस तरह भी जा सकता था। अभी आगे एक नया एक्सपेरिमेंट अभी शुरू होगा, विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, कोalition नहीं, कोalition गवर्नमेंट रन कर रहे हैं। और पहली बार सरकार में पिछले 10 साल में ये नहीं हुआ था, आपका मेजॉरिटी था जी, अब सरकार चलाएंगे विदाउट ए मेजॉरिटी। मनीषा जी, एक एक्सपेरिमेंट सरकार की बात करने लगते हैं तो फिर लोगों की आवाज जो जस्ट अभी निकली है और जिससे ये मत आपको दिखता है, महाराष्ट्र में भी अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा एक पैन महाराष्ट्र इशू था। उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना या शरद पवार, इन सब के अपने क्षेत्रीय इम्पैक्ट एरियाज थे, या कांग्रेस पार्टी के भी, लेकिन पैन महाराष्ट्र इशू में महाराष्ट्र लगभग अब अनएम्प्लॉयमेंट कैपिटल इस देश का बन गया है। और लोग समझते हैं कि महाराष्ट्र मतलब मुंबई ग्लिट्जी, वहां भी किसानी का मामला है, वहां भी बड़ी संख्या में दलित हैं, जी हाँ, और मराठा प्रॉब्लम जो सुनते हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट का दूसरा नाम है। तो ये सारी बातें किसानी की और एम्प्लॉयमेंट की वहां भी मेरे पास वक्त की कमी है, माफी चाहता हूँ। मनीषा जी, संदीप जी, संजय जी, शुक्रिया बहुत बहुत। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू निधि मैम। इसी नोट पर इस कार्यक्रम को यहाँ खत्म कर रहे हैं, लेकिन एनडीटीवी इंडिया पर खबरें जारी है, बने रहिए हमारे साथ, तुरंत लौट के आते हैं।